हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज सबहर। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपका प्रिपरेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट BS PS CL के कैंडिडेट हैं, बिहार बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के स्टूडेंट हैं, आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे। एग्ज़ाम का अभी कोई अपडेट नहीं है और एग्ज़ाम आपका लगभग सुनाई यही पड़ रहा है कि आपका मार्च के लास्ट तक कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा आपके एग्ज़ाम को लेकर, और अप्रैल में लगभग आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है वो अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। 1 साल हो गया इस वैकेंसी को और 1 साल से इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब मेरे हिसाब से एग्ज़ाम शायद अप्रैल में ये लोग ले लें, और एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि बिना एग्ज़ाम के ही ये लोग भर्ती करा लेंगे या कुछ भी होगा, ऐसा नहीं है। वैकेंसी निकली है, विज्ञापन संख्या निकला है, तो एग्ज़ाम का सिलेबस बताया गया है, फॉर्म पड़े हुए हैं, तो लगभग इसका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एग्ज़ाम होगा। कभी ना कभी तो होता ही है, कोई भी वैकेंसी अगर आउट हो जाती है तो उसका एग्ज़ाम कभी ना कभी लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बताया भी गया है। रद्द करना होता तो अब तक, कैंसिल करनी होती तो अब तक पूरा कैंसिल हो गया होता, लेकिन नहीं, ये आपकी वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। जो अपडेट मिल रहा है वो अप्रैल में लगभग आपके एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट तैयारी करते रहें BS PS CL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पूरा आज हम लोग डिटेल में देखेंगे और 10 to 12 क्वेश्चन है आज की क्लास में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज की क्लास हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपडेट दे दूँ, जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी अपने सेल्फ कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन कंफर्म करना चाहते हैं, तो बैचेज रनिंग मोड में है, बैच को आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस में करा रहा हूँ, लगभग 1 साल से इसकी क्लासेस चल रही हैं। अभी बैच आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 250 प्लस क्लास लेक्चर, PDF नोट्स, थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो बैचेस चल रहे हैं ये हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, देन आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। टुडे जो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी एक्ट रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब एक कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो एक कंपनी को बनावटी व्यक्ति मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन हम कहते हैं। क्यों कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन? इट डज़ नॉट हैव द शेप ऑफ नॉर्मल मैन। इसका कोई शेप ही नहीं होता नॉर्मल मैन जैसा। गलत है। देखिए, कंपनी अगर कोई है तो कहीं ना कहीं कंपनी का ऑफिस होगा, कंपनी का कोई मोहर जरूर होता है, जो कंपनी का सिग्नेचर होता है, कंपनी की पहचान होती है। तो ये लाइन तो गलत है। इट कैन नॉट सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसे न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। कंपनी अपने नाम से मुकदमा कर सकती है, अपने नाम से मुकदमा चला सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है। इट इज़ इनविजिबल एंड इनटेंजिबल। ये अदृश्य है, मतलब दिखाई नहीं देती और अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गलत है। कोई कंपनी है तो उसका ऑफिस तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका एड्रेस ज़रूर होगा, ऑफिस ज़रूर होगा। तो ये भी आपका गलत है। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ये एग्जिस्ट करती है ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कानून की कल्पना में, मतलब कानून की दृष्टि से इसका अस्तित्व होता है। तो ये सही है आपका, ठीक है। अभी कौन सा कानून चल रहा है? कंपनी एक्ट 2013 ये चल रहा है ना। और इसके तहत रजिस्टर्ड कंपनियां क्या होती है? कंपनियां इसके कानून के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। ये कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 के तहत क्या होती हैं? रजिस्टर्ड होती हैं। और कंपनी एक्ट 2013 लागू कब हुआ है? ये संसद द्वारा लागू किया गया है कंपनियों के निर्माण के लिए, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सही है आपका ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। आइए इसका हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं। किसी कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन या जुडिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कानून द्वारा बनाई गई एक कानूनी इकाई होती है, जो अपने मालिकों या शेयर धारकों से क्या, इसका अपना अलग अस्तित्व होता है। मतलब कंपनी के जो मालिक होते हैं या कंपनी के शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, कंपनी का उनसे रिलेशन अलग होता है, ठीक है। दोनों का रिलेशन अलग होता है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने नाम से मुकदमा कर सकती है, सारी चीज़ें। कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है। इसे प्राकृतिक व्यक्तियों के समान अधिकार और जिम्मेदारियां दी जाती हैं, भले ही यह एक इंसान के रूप में भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। सारे काम कंपनी करती है, जो एक मतलब पर्सन करता है, एक व्यक्ति करता है, वो सारे काम कंपनी करती है, लेकिन एक इंसान के तौर पे ये भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती है, ठीक है। चलिए कानूनी यहाँ पे और भी हम देख लें, कानूनी संरचना देख लें। तो कंपनियाँ जो होती हैं, कंपनी कानून के तहत बनाई जाती हैं, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के तहत उन्हें अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उनकी अपनी सदस्यों से अलग पहचान होती है।
ठीक है। अलग कानूनी व्यक्तित्व, मतलब इसका अर्थ है कि कंपनी का क्या होता है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से स्वतंत्र रूप से उसकी अपनी संपत्ति का स्वामित्व कर सकती है, मतलब कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कंपनी अपने नाम से किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से मुकदमा कर सकती है, अपने नाम से मुकदमा चला सकती है। अधिकार और दायित्व की अगर हम बात कर लें तो एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह एक कंपनी के पास अनुबंध करने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने, प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी को बेचने, जुर्माना लगाने, मुकदमा दायर करने की क्षमता होती है एक कंपनी के पास। तो ये सारे राइट्स हैं कंपनी के, और प्रतिनिधियों के माध्यम से ये कार्य करती है, ठीक है। या तो कंपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, मतलब कंपनियां क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होने के कारण ये अपने, इनके कंपनियों के अपने डायरेक्टर्स होते हैं, अदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनके माध्यम से कंपनियां कार्य करती हैं। तो ये सभी कंपनियों की पहचान है, कंपनी के फीचर्स है। स्वामित्व में अंतर, जैसे कंपनी की संपत्तियां जो होती हैं उसके सदस्यों, मतलब उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनसे अलग होती है, ठीक है। और कंपनी के ऋणों के लिए सदस्यों की जो लायबिलिटी होती है, कंपनी के जो मेंबर होते हैं, वो लिमिटेड होती है, ओके। कानून की नज़र में अगर हम बात कर लें तो कंपनी केवल कानूनी अर्थों में मौजूद है, भौतिक रूप से वाली कोई प्राकृतिक व्यक्ति या इकाई नहीं होती है। ये कानून के अर्थों में, मतलब कानून की दृष्टि से ये रजिस्टर्ड होती है। तो ये सारी बातें हैं कंपनी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात करते हैं। द कॉमन सील ऑफ द कंपनी शुड हैव, मतलब कॉमन सील, कंपनी का जो कॉमन सील है शुड हैव क्या होना चाहिए, कंपनी का कॉमन सील में क्या होना चाहिए, कंपनी का नेम होना चाहिए, वर्ड्स कॉर्पोरेट सील, द प्लेस ऑफ कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लें, कंपनी की जो कॉमन सील में क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम, कंपनी शब्द ये जो है कॉर्पोरेट सील ये होना चाहिए, कंपनी का स्थान का नाम होना चाहिए, या ये सभी आपके। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंपनी की कॉमन सील में कंपनी का नाम और ये जो वर्ड है कॉर्पोरेट सील ये, और कंपनी का एड्रेस, ये सभी आपके होने चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है कि कॉमन सील होता क्या है। तो देखिए कॉमन सील जो होता है ये एक आधिकारिक मुहर होती है, ठीक है। मुहर आप लोग देखते होंगे ना, जहाँ पे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी या बैंक में ही जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे वो उनका अपना मुहर होता है, ठीक है। नीले कलर का वो लोग ठप्पा लगा देते हैं, और बाकी कैशियर सिग्नेचर तो करता है, लेकिन जैसे एसबीआई में गए तो एसबीआई का मुहर लग गया, बैंक ऑफ इंडिया में गए बैंक ऑफ इंडिया का मुहर लग गया। तो यही होता है कॉमन सील, ये कंपनियों की पहचान होती है, ठीक है, जिसे हम प्रतीक भी कह सकते हैं। और ये जो मुहर होता है, ठीक है, ये प्रतीक, ये कंपनियों को प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। इसका उपयोग अनुबंध, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, समझौते जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से हम कहते हैं ये जो मुहर होता है ये कंपनी का हस्ताक्षर होता है। जब कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये मुहर वगैरह, ये सील वगैरह लगाए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। इससे ये दिखाया जाता है कि कंपनी उन्हें मंजूरी देती है, और यह कंपनी के लिए एक हस्ताक्षर की तरह काम करता है। क्लियर, कॉमन सील होता क्या है। लेकिन कंपनी की कॉमन सील पर वास्तव में क्या होना चाहिए, आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम, जैसे कंपनी का नाम कंपनी की मुहर पे होता है, समझ में आया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुहर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, तो कंपनी का नाम कॉमन सील पर दिखाई देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहचान बताता है कि ये जो दस्तावेज है ये किस कंपनी का है। जैसे कि आधिकारिक कागज़ पर आपके हस्ताक्षर से पता चलता है कि आप कौन हैं। जैसे आप मान लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं तो पता चलता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। वैसे ही सील पर कंपनी का नाम दिखता है, और जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो मोहर लगाया जाता है उससे क्या होता है, किस कंपनी ने दस्तावेज को मंजूरी दी है ये पता चलता है। क्लियर, ठीक है। या चलिए आगे बात करते हैं कॉर्पोरेट सील की। अगर हम बात कर ले तो कॉमन सील पर कॉर्पोरेट सील शब्द होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सील पर कंपनी का प्रतिनिधित्व है, ठीक है, और ये कोई यादृच्छिक सील नहीं है। कॉर्पोरेट सील मतलब कंपनी के आधिकारिक चिन्ह के रूप में पहचान करने में मदद करता है। इस पर कंपनी का स्थान का नाम भी होना चाहिए, ठीक है, कंपनी किस जगह है, एड्रेस वगैरह लिखा रहना चाहिए इस मुहर पर। इससे पता चलता है कि कंपनी कहाँ पंजीकृत है, कहाँ से संचालित हो रही है, और यह कंपनी के कानूनी स्थान की पहचान करने में मदद करता है। तो ये तीनों आपके क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम, कॉर्पोरेट सील और कंपनी का स्थान, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस तरह से वैध आधिकारिक बनाने के लिए सामान्य सील पर दिखाई जाना चाहिए। और यह सुनिश्चित करता है कि सील को उचित रूप से मान्यता प्राप्त है, कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ा और, यहाँ पे डिटेल में तो हो ही गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, ये वही रिपीटेड है आपके हिंदी इंग्लिश। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 आपके सिलेबस में है। तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत कौन सी कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होनी चाहिए, मतलब संयुक्त स्टॉक कंपनी कौन सी इनमें से है कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। तो देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, समाज के लिए काम करते हैं, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है।
पार्टनरशिप फर्म विद फिक्स कैपिटल होती है, मतलब निश्चित ही पूंजी होती है, तो ये भी आपकी नहीं है, ठीक है। और सोसाइटी विद फिक्स रिजर्व फंड, मतलब समाज जिसमें निश्चित आरक्षित कोष हो, मतलब जो समाज के लिए काम करते हैं, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, तो ये भी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे डी आंसर सही है, इनमें से कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है। इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया जाता है। इसे कानूनी व्यक्तित्व मिलता है, इसके शेयर धारक होते हैं जो क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। धार्मिक ट्रस्ट की अगर हम बात कर लें तो धार्मिक ट्रस्ट जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई कंपनी नहीं है, यह एक लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए काम करती हैं। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो है आपका, ये आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। साझेदारी फर्म की अगर बात कर ले तो इनकी निश्चित पूंजी होती है, और साझेदारी फर्म भी एक कंपनी नहीं है, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा ये मिलाकर बनाई जाती है। समाज जिसमें निश्चित आरक्षित कोष हो, समाज भी एक संगठन है, लेकिन यह जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, क्योंकि समाज के सदस्य होते हैं और ये गैर लाभकारी उद्देश्य से काम करते हैं, मतलब लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, अ कंपनी कम्स इनटू लीगल एग्जिस्टेंस एज अ पर्सन ऑन, मतलब कह रहा है कि एक कंपनी कानूनी रूप से व्यक्ति के रूप में कब अस्तित्व में आती है, मतलब इसे कब एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मतलब लीगल एग्जिस्टेंस एज अ पर्सन तो कब किया जाएगा, तो देखिए, कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये भारत सरकार का मंत्रालय है, मतलब यहाँ पे कंपनियों के मतलब फॉर्मेशन को लेकर, ठीक है, या कंपनियों से जुड़ी जितनी भी पॉलिसियाँ वगैरह रहती है यहीं से लागू होती हैं। कंपनियों पर निगरानी रखने का काम, कंपनियों के निर्माण का काम इन्हीं का ही होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। तो ये जब से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनियों के पंजीकरण का, जब भी ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं तभी से कंपनी अस्तित्व में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र या उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जैसे ही जारी किया जाता है, कंपनियां कानूनी रूप से व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिटेल में बात कर लेते हैं। कंपनी कानूनी रूप से अस्तित्व में तब आती है जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है, द्वारा उत्पत्ति प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा, तब से कंपनियां कानूनी रूप से, ठीक है, लीगल फॉर्म से पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाती हैं। और जब एक कंपनी के संस्थापक सभी आवश्यक कानूनी दस्तावेज, जैसे जो कानूनी दस्तावेज क्या होते हैं कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ता है, दाखिल करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और रजिस्ट्रार क्या करता है, उन दस्तावेजों को स्वीकार कर लेता है, तब उत्पत्ति प्रमाण पत्र मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिलता है तो कंपनी कानूनी रूप से क्या आ जाती है, अस्तित्व में आ जाती है, और एक वैध व्यक्ति के रूप में इसे मान्यता प्रदान करती है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट उसे एक वैध व्यक्ति के रूप में, ठीक है, लीगल पर्सन के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लिमिटेड कैन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ कंपनीज नेम ओनली व्हेन, मतलब लिमिटेड शब्द को एक कंपनी के नाम से कब हटाया जा सकता है। लिमिटेड, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कंपनियों के नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा रहता है, तो ये लिमिटेड कब हटाया जा सकता है देखिए, जब कंपनियां लिमिटेड कब क्यों लगाती हैं, लिमिटेड जैसे कंपनी कोई बिजनेस कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी जैसी भी है, अगर वो बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है, तो वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द यूज़ कर सकती है, ठीक है। और लिमिटेड शब्द कब हटाया जा सकता है, जब कंपनियां फायदे के लिए काम नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे जो कंपनी फॉर्म्ड फॉर अ प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, जो भी कंपनियां कॉमर्स का बिजनेस मतलब वाणिज्य का व्यापार करती हैं, लेन देन, ठीक है, व्यापार करती हैं, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी या एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट, अगर मतलब कोई भी कंपनी का गठन अगर वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, दान या किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य के प्रचार के लिए अगर किया गया हो, तो वो कंपनी लिमिटेड, ये जो लिमिटेड शब्द है वो अपने नाम के पीछे से हटा सकती है, ठीक है। अगर कंपनी का गठन वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म, दान या अन्य किसी उद्देश्य के प्रचार के लिए अगर कंपनी ने किया है, ठीक है, प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए, तो कंपनी पूरी तरीके से लिमिटेड शब्द को अपने नाम के पीछे से हटा सकती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ डिटेल में हम बात कर लें, जैसे लिमिटेड शब्द कंपनी के नाम से तब हटाया जा सकता है जब कंपनी का उद्देश्य वाणिज्य, कला, विज्ञान
धर्म, दान या अन्य किसी उपयोगी उद्देश्य के प्रचार के लिए हो। इसका मतलब है कि यदि एक कंपनी गैर लाभकारी उद्देश्य के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, तो वो कंपनी अपने नाम से लिमिटेड शब्द को हटाने की उसे अनुमति मिल सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समाज, मतलब समाज की भलाई के लिए या किसी विशेष क्षेत्र में लाभ के लिए रखा गया है, तो वो कंपनी अपने नाम के पीछे से लिमिटेड शब्द को हटा सकती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है इसमें। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ पब्लिक कंपनी कैन बी कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट आफ्टर इट। मतलब एक पब्लिक कंपनी है जिसे हम बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं आफ्टर इट, इसके बाद हम कह सकते हैं। मतलब एक सार्वजनिक कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कब कहा जाता है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट या तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, बॉडी कॉर्पोरेट। ये सबसे पहले होता क्या है, देखिए बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है आपका कानूनी रूप से पंजीकृत, मतलब कानूनी रूप से पंजीकृत, लीगल इनकॉर्पोरेटेड कोई भी संगठन जो एक अलग कानूनी पहचान रखता है। मतलब एक तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट मतलब हम कह सकते हैं ये एक संगठन है, व्यक्तियों का समूह होता है जो एक साथ व्यापार या अन्य उद्देश्य से ये क्या करते हैं, अन्य उद्देश्यों के लिए ये कार्य करते हैं। मतलब कई व्यक्तियों का ग्रुप होता है, कई पर्सन का एक साथ व्यापार करने के लिए या अदर किसी उद्देश्य के साथ ये बिजनेस करते हैं, मतलब एक साथ आते हैं, ठीक है। तो बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट होता है। बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या क्या शामिल होती हैं, तो इसमें आपकी प्राइवेट कंपनी भी शामिल होती हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी भी आपकी शामिल होती हैं और पब्लिक कंपनी भी आपकी शामिल होती हैं बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट में। और इन सब के साथ साथ अगर हम बात कर लें तो गवर्नमेंटेड कंपनियां भी आती हैं बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट में, फिर आपकी फॉरेन कंपनियां भी आपकी आती हैं, या राज्य सरकार द्वारा अगर कोई भी कंपनियां चलाई जा रही हैं, जैसे LIC आपकी चल रही है, एक कंपनी है, RBI है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, या RBI एक तरीके से बैंकों का बैंक है, SBI हो गया, ये भी एक कंपनी है। तो ये सभी आपके क्या हैं, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट आपके हैं, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। समझ में आया। बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट मतलब हम कहते हैं कि ये मतलब सिंपल सी बात है कि ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं। समझ में आया। तो ये आपके होते हैं बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। तो ये बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट हम कब कह सकते हैं, जब रजिस्ट्रार क्या कर दे, मतलब रजिस्ट्रार उसे क्या, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहाँ पे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ही उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, तभी से ही कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सार्वजनिक कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है जब उसे उत्पत्ति प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ डिटेल में बात कर लें, जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सभी दस्तावेजों को सही पाता है कि कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, लीगल हैं, तो उसे कानूनी रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या कर देता है, पंजीकरण प्रदान कर देता है और उसे क्या उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। इस प्रमाण पत्र के जरिए कंपनी कानूनी रूप से एक बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक व्यक्तित्व बन जाती है, एक व्यक्ति के रूप में उसे ट्रीट किया जाता है और इसे ही बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रजिस्टर्ड कंपनी इज कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड। मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी, और वे एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी वह कंपनी है जो निम्नलिखित में से किसके तहत स्थापित की जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। विच इज इनकॉर्पोरेटेड, किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए कंपनियां जो होती हैं वो कंपनी एक्ट 2013, अभी तो जो कंपनी का कानून है वो 2013 चल रहा है, जो कंपनी का एक्ट जो चल रहा है 2013, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि 1956 आपके सिलेबस में है तो ज़रूर इससे क्वेश्चन आएंगे। तो कंपनियां जितनी भी हैं जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, वो कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, मतलब एक रजिस्टर्ड कंपनी वह कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। डिटेल में बात कर लें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रजिस्टर्ड कंपनी वह कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की जाती है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कंपनियों का पंजीकरण और गठन किया जाता है, ठीक है। कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 1956 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के गठन के लिए जरूरी प्रक्रियाएं और नियम निर्धारित किए गए हैं। एक बार जब कंपनी इस अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हो जाती है तो उसे रजिस्टर्ड कंपनी माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ डायरेक्टर्स एक्ट डिसऑनेस्टली टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर। जब कोई निदेशक है, डायरेक्टर्स है, और वो कंपनी के हित के प्रति, मतलब कंपनी के साथ बेईमानी करता है, सीधी सी बात है, ठीक है,
अच्छा काम नहीं करता है, कंपनी के हित के लिए काम नहीं करता है, बेईमानी से काम करता है, अपने लिए काम करता है, कंपनी के लिए नहीं, तो उसे किस प्रकार उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है, किस आधार पर? तो अल्ट्रा वायरस एक्ट मतलब अधिकार बाहरी कार्य के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है, या नेग्लिजेंस लापरवाही के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, या ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी प्रत्ययी कार्य का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, या माला फिडे एक्ट, ठीक है, या दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। तो देखिए, जब कोई डायरेक्टर अपने लिए कंपनी के हित के लिए काम नहीं करता, बेईमानी से काम करता है, तो ऑप्शन सी आंसर सही है यहाँ पे। ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी मतलब प्रत्ययी कार्य का उल्लंघन करने के लिए, मतलब कंपनी के कामों का उल्लंघन कर्तव्य, अपने कर्तव्यों के उल्लंघन के प्रति उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डिटेल में बात कर लेते हैं। जब कोई डायरेक्टर है कंपनी के हित के खिलाफ या बेईमानी से काम करता है, तो उसे प्रत्ययी कर्तव्य का उल्लंघन मतलब ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रत्ययी कर्तव्य क्या होता है? तो देखिए, मतलब फिड्यूसरी ड्यूटी क्या होता है? तो देखिए, जब कोई डायरेक्टर कंपनी के हित में कार्य करने का दायित्व होता है, कंपनी के लिए काम करे, ठीक है, ईमानदारी से काम करे, तो उसे फिड्यूसरी ड्यूटी कहते हैं। उसे ईमानदारी से कंपनी के लाभ के लिए काम करना चाहिए। यदि डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा करता है और व्यक्तिगत लाभ या कंपनी के हित के खिलाफ कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मतलब प्रत्ययी कर्तव्य का वो उल्लंघन कर रहा है, मतलब फिड्यूसरी ड्यूटी का वो क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर सेक्शन 269 एवरी पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी विच इज subsidiary of public company must have a managing directors or the whole time directors if its paid up share capital is। कह रहा है कि धारा 269 के तहत प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, जितनी भी पब्लिक कंपनियां हैं और चाहे प्राइवेट कंपनी हो, जो किसी सार्वजनिक कंपनी की क्या है? सहायक कंपनी है, तो उनके पास मतलब जो भी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, अगर वो एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी है, ठीक है, किसी भी पब्लिक कंपनी की, तो उनके पास एक प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक होना चाहिए। मतलब देख रेख के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि अगर उनकी पेड अप कैपिटल कितनी हो? पेड अप कैपिटल मतलब चुकता पूंजी। कैपिटल आपके दो तरीके के होते हैं, शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर कैपिटल आपके दो तरीके के होते हैं। यहाँ हम बात कर लें शेयर कैपिटल, ठीक है। एक आपका होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज क्या होता है? कंपनी ने 10 रुपये के शेयर जारी किए हैं और 100 शेयर जारी किए हैं, तो कंपनी को कितना मिलना चाहिए? कंपनी को 1000 रुपये तो मिलना ही चाहिए। तो ये इसकी ऑथराइज कैपिटल है। कंपनी इतना अधिक से अधिक पैसा कमा सकती है शेयर बेचकर। पेड अप कैपिटल क्या होता है? मान लेते हैं शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर की जगह 80 शेयर ही खरीदे हैं कंपनी के, ठीक है, या 80 शेयर ही खरीदे हैं, या 100 शेयर ही उसने खरीद लिया है, ठीक है, 100 शेयर उसने खरीद लिया कंपनी का, लेकिन पेमेंट उसने सिर्फ 80 शेयर का किया है, 20 शेयर का बाकी लगा दिया है। तो जितना पैसा कंपनी को मिला है शेयर के बदले में एक्चुअल में, वो पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है। तो कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी का, जो सब्सिडरी कंपनी है किसी पब्लिक कंपनी की, तब वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे कितना रहना चाहिए? यहाँ पे पेड अप कैपिटल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो लेटेस्ट अभी है, 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक की पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तब कोई सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी एक प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर सकती है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 269 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, उसकी चुकता पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो वो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को नियुक्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है, कंपलसरी होता है। और धारा 269 क्या कहता है? तो इसका उद्देश्य यही है कि इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनियों की प्रबंध संरचना में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना। अनिवार्यता मतलब यदि किसी सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, उसकी चुकता पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तो प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक को नियुक्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी इज अ लास्ट क्वेश्चन, मे बी सेक्शन 291 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 हैज़ क्लैरिफाइड दैट, मतलब कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 291 में क्या स्पष्ट किया गया है, क्या बताया गया है? 291 में कंपनी अधिनियम 1956, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे लाया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निदेशक मंडल जो है, ठीक है, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा या ऐसे सभी कार्य करेगा जिनका प्रयोग करने या करने के लिए कंपनी को क्या किया गया? अधिकृत किया गया है। मतलब कंपनी को
दी गई है जिम्मेदारी, और उन सभी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब निदेशक मंडल कर सकता है, जो अधिनियम ज्ञापन और लेखों में निहित प्रतिबंधों के अधीन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल एक्सरसाइज ऑल सच पावर एंड डू all such act as a company authorizes exercise and do as subject to the restriction contained in the act, memorandum and articles. Option B is the right answer of this question. धारा 291 के तहत स्पष्ट किया गया है कि निदेशक मंडल सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे सभी कार्य करेगा जिनका प्रयोग करने के लिए कंपनी को क्या अधिकृत किया गया है, मतलब यह कार्य कंपनी के अधिनियम मतलब ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया है। तो निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो कंपनियों को दिया गया है। तो वही सारी चीज़ें इसमें बात की गई है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कुछ कम क्वेश्चन थे, बाकी कल की क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट बैच 1 साल से चल रहा है BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और रजिस्टर लॉगिन करके वहाँ पे बैच आपको मिल जाएगा। मिनिमम फीस के साथ बैच है, ज्वाइन करके सभी थियरी न्यूमेरिकल MCQ आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।